नमस्कार, आप देख रही हैं पायनियर हरियाणा और मैं हूं आपके साथ कृष्णा। कल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी द्वारा 2021-22 का जो बजट पेश किया गया है, इस बजट से हर वर्ग के लोगों को काफ़ी उम्मीदें थी। इस बीच हमारे साथ जुड़े हैं एफसीसीआई के कोषाध्यक्ष संदीप सिंघल जी। उनसे जानेंगे कि किस तरीके से उद्योग जगत के लिए ये जो बजट है क्या तोहफा लेके आया और किस तरीके से इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो सर, उद्योग जगत के लिए क्या किस तरीके से जो ये बजट है उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा? देखिए कृष्णा जी, सबसे पहली बात तो मैं बताऊं कि जिस प्रकार से कोरोना की महामारी से पूरा विश्व गुजर रहा था और निश्चित रूप से कि इस बीमारी ने महामारी ने अर्थव्यवस्था को बहुत बुरी तरह से आहत किया और भारत भी कोई इससे अछूता नहीं रहा। तो अगर हम तोहफे की बात करें तो तोहफा तो एज सच उद्योग जगत कोई एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था, क्योंकि हम लोग उस कड़ी के लोग हैं जो सरकार के साथ हमेशा कंधे से कंधा मिला करके देश को प्रगति की तरफ ले जाने में सहयोग करते हैं। और जिस प्रकार सरकार ने लॉकडाउन के बाद जब उद्योग जगत दोबारा पटरी पर आने का प्रयास कर रहे थे, तो बैंकिंग के थ्रू एंड जिस तरह से भी एक मोदी जी ने एक बड़ा अच्छा पैकेज एमएसएमई के लिए डिक्लेयर किया, तो हम तो मानते हैं कि तोहफे तो सरकार हमारे दर्द को समझती है और उसका निदान समय समय पर करती रहती है। जहाँ तक रही बजट की बात, तो एक बात तो निश्चित रूप से तय है कि आम जनता को हमेशा एक्सपेक्टेशन रहती है कि टैक्स दरों में कुछ छूट मिलेगी और एक कर में उनकी बचत हो सकेगी, क्योंकि हम जानते हैं मध्यम वर्गीय लोग सभी जो सैलरीड हैं वो निश्चित रूप से एक तयशुदा आमदनी में अपना गुजारा चलाना होता है, तो उन्हें एक अपेक्षा रहती है कि इस बार शायद उनकी आमदनी में बढ़ोतरी हो जाएगी कर में अगर कमी होती है तो। लेकिन संभवतः थोड़ी बहुत निराशा उनको जरूर हाथ लगी होगी। और अगर हम उद्योग जगत की बात करें तो सरकार हमेशा सपोर्टिव रहती है, और इस बार भी उन्होंने एक डायरेक्ट बेनिफिट ना दे करके इनडायरेक्टली जो सहूलियतें इस बार दी हैं, जैसे बैंकिंग में मार्जिन मनी को उन्होंने प्रपोज किया कि 25 से 15 कर दें, या रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की अगर बात करी है उसमें तकरीबन 40,000 करोड़ रुपए का एक प्रोविजन है। तो ये सब चीज़ें डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में उद्योग जगत को निश्चित रूप से सपोर्ट करेंगी। और सरकार ने जिस प्रकार एक सीमाएं थी उनके पास इस बार, क्योंकि आमदनी के जितने भी स्रोत आने वाले वर्ष में एक्सपेक्टेड हैं, उनकी भी एक गिरावट अगर एक्सपेक्टेड रहती है, तो निश्चित रूप से वो उसी हिसाब से खर्चा भी करेंगे, सीमाएं तो हैं। और उसको सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एक 35,000 करोड़ रुपए का आपने जैसे विशेष रूप से देखा हो कोरोना वैक्सीन के लिए जो प्रोविजन किया, तो वो भी एक अनिश्चित रूप से एकदम से आया हुआ खर्चा है, लेकिन उसको भी उन्होंने संतुलित किया। और जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूँ कि इस देश ने नोटबंदी भी झेली है, उसके बाद जीएसटी भी एक अर्थव्यवस्था के लिए एक मेजर बदलाव था। उसके बाद धीरे धीरे जिस प्रकार से अर्थव्यवस्था पटरी पर आ रही है और सरकार के रूप से सरकार की तरफ से हमेशा सकारात्मक प्रयास किए जा रहे हैं कि अर्थव्यवस्था अपनी एक सुदृढ़ स्थिति में पहुंचे और देश विश्व भर में अग्रणी देशों की श्रेणी में खड़ा हो। जितने भी एक्सपोर्टर हैं उनको फैसिलिटेट करना, इंपोर्ट होने वाली चीज़ों पर जितना कम से कम हो कि हमारा विदेशी मुद्रा भंडार कम होता है। तो सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अगर हम इस बजट की बात करें तो बेहद संतुलित बजट सरकार ने किया है। और कोई एक वर्ग विशेष रूप से खुश हो, एक वर्ग दुखी हो, ऐसा भी नहीं है। उन्होंने सब चीज़ों का ध्यान में रखते हुए आप एक बात मान के चलो कि अगर कोई छूट, कोई सुविधा उद्योग जगत को मिलती है या किसी भी एक सेक्टर को मिलती है, तो उसके द्वारा उत्पादित किए जाने वाली जो वस्तुएं हैं वो कम दर पे ही उपलब्ध होंगी ना जनता को। तो परोक्ष और अपरोक्ष रूप दो बातें अलग हैं। अगर किसी वर्ग को डायरेक्टली उनको प्रत्यक्ष रूप से अगर कोई लाभ नहीं मिला है, तो अप्रत्यक्ष रूप से सरकार ने वो लाभ उनको जरूर दिया है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए जैसे बोला 75 वर्ष से ऊपर के लिए आईटीआर भरना आवश्यक नहीं है। तो ये वो चीजें हैं जो सहूलियत भी एक प्रकार की एक फैसिलिटी है जनता के लिए। तो एक समझने वाली बात है, और मैं समझता हूँ सरकार ने एक परिस्थितियों के हिसाब से एक बहुत ही अच्छा और बढ़िया बजट पेश किया है। तो सर, कितने मार्क्स आप देना चाहेंगे इस चीज को कि देखिए, हालांकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि जिनकी अगर हम डेप्थ में जाएं और प्रतिक्रियाओं को देखें, लेकिन अगर हम उद्योग जगत की बात करें और एक पूरी तरह से आंकलन करके देखें, तो मैं मानता हूं कि सरकार को 10 में से 9 नंबर जरूर इस बजट के लिए मिलने चाहिए। तो अभी आप सुन रहे थे उद्योगपति संदीप सिंघल को, जिन्होंने बताया कि उद्योग जगत के लिए जो बजट पेश किया गया है किस तरीके से उद्योग जगत के लिए कारगर साबित होने वाला है। इसी बीच हम आपको लेकर आ चुके हैं डॉक्टर एस बंसल के पास। उनसे जानेंगे कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में किस तरीके से जो बजट पेश किया गया है वो किस तरीके से कारगर साबित होने वाला है। मुझे ऐसा लगा कि इस बार बजट में कम से कम हेल्थ को जो हम उम्मीद करते थे कि भी इम्पोर्टेंस मिलेगी, मिली है। खास तौर पे हमें था कि भी पूरे इंडिया में वैक्सीनेशन फ्री दी जाएगी, तो उसका बजट में
प्रावधान होगा, उसका प्रोविज़न किया है गवर्नमेंट ने। 35,000 करोड़ उन्होंने वैक्सीनेशन के लिए कंट्री में रखे हैं, जो इस साल का बहुत ही इम्पोर्टेंट टारगेट था, और उस चीज़ पे जो ड्यू इम्पोर्टेंस है दी गई है। और उसमें ये भी कहा गया है कि 35,000 से ज़्यादा भी अगर ज़रूरत पड़ेगी तो वो भी एलोकेट किया जाएगा फॉर वैक्सीनेशन ऑफ द एंटायर कंट्री। तो वो तो इस बार बहुत बड़ी अचीवमेंट है गवर्नमेंट की, और नीड ऑफ आवर है वो। दूसरा जो है, इसमें हेल्थ बजट पे 2 लाख करोड़ पहली बार हुआ है। 2 लाख करोड़ से ऊपर हेल्थ बजट पहली बार किया गया है। कभी भी इतना पैसा एलोकेट नहीं हुआ हेल्थ को कभी। उस वो एक मैं ये कहूँगा वर्थ अप्रिशिएटिंग है कि भी इस बार इतना पैसा दिया। लेकिन ये और सब जो इस कंट्री की रिक्वायरमेंट है कि बेसिक फैसिलिटीज़ जैसे प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है, हेल्थ जो सैनिटेशन है, वाटर सैनिटेशन है, इस तरह की चीज़ों को ज़्यादा पैसे एलोकेट किए गए हैं, जो कि ज़रूरत है। क्योंकि अगर सैनिटेशन पे पैसा खर्चा जाएगा तो काफ़ी बीमारियां जो प्रिवेंटेबल हैं वो बीमारियां प्रिवेंट की जा सकती हैं। जो वाटर बोर्न डिजीज़ हैं, बच्चों में डायरिया से बहुत सारी डेथ्स होती हैं, वो सारी चीज़ें, माल न्यूट्रिशन, ये सारी चीज़ें जो हैं बेसिक चीज़ों पे इम्पोर्टेंट। क्योंकि बेसिक चीज़ कोई भी डॉक्टर जो है, ये गवर्नमेंट का मेन जो पर्पस होता है वो बेसिक जो चीज़ें हैं जो समाज में बेसिक रिक्वायरमेंट हैं, जैसे कि टॉयलेट्स थे, हेल्दी वाटर है, उसके बाद छोटी छोटी डिस्पेंसरियां हैं गांव में, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर पे पैसा खर्चा जाएगा। इस बार पैसे का एलोकेशन जो है, इतना जो सारा बजट है उसमें बेसिकली हेल्थ डिपार्टमेंट को पर से पैसा उतना ही मिला है जितना हर साल पहले मिलता था। जो बाकी सारा पैसा जो है ये वैक्सीनेशन के ऊपर और रूरल एरिया के ऊपर खर्चा जाएगा हेल्थ के लिए, क्योंकि वहाँ पे फैसिलिटीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है। लेकिन अर्बन एरियाज़ में भी मुझे लगता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की ज़रूरत है, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर, जहाँ पे गांव से मान लो कि जो गरीब लोग हैं उनको सिटीज़ में रेफ़र किया जाता है। मान लो कि बीके हॉस्पिटल फॉर एग्जांपल, यहाँ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है बीके हॉस्पिटल, तो बीके हॉस्पिटल एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है जहाँ पे गांव के प्राइमरी हेल्थ सेंटर से, सीएचसी से पेशेंट रेफर होके आते हैं। पुअर पेशेंट जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकते ट्रीटमेंट को, तो बीके हॉस्पिटल का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो और स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, टर्शरी केयर और वहाँ डेवलप होनी चाहिए। तो वो अर्बन जो बजट के अंदर अभी अर्बन पे स्ट्रेस कम दिया गया है। तो मुझे उम्मीद है कि अगले साल जो क्योंकि बजट में इतनी नेचुरली इतना पैसा नहीं होगा गवर्नमेंट के पास, मुझे उम्मीद है कि अगले साल अर्बन जो इंफ्रास्ट्रक्चर है हेल्थ का, उसको भी उस पे भी ध्यान दिया जाएगा, उसको भी और बेटर किया जाएगा। गांव के पेशेंट जो ज़्यादा बीमार हो जाएंगे तो उन्होंने उनको फिर अर्बन जो हॉस्पिटल हैं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं, उनमें रेफ़र किया जाएगा, तो उनकी फिर सीरियस बीमारी का इलाज हो सके अर्बन डिस्ट्रिक्ट सेंटर्स में। तो उसका जो है मुझे उम्मीद है कि अगले साल उसका प्रावधान होगा। इस साल वो कमी मुझे थोड़ी सी नजर आई।